जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड ड्राइव से खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो जो है ये CSS 2025 का रोड मैप है, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं। 2024 का अगस्त आ गया और हमने तैयारी स्टार्ट नहीं की। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये है कि क्या ये टाइम एनफ है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर ये टाइम एनफ है तो मैं पहले MPT की तैयारी करूंगा या करूंगी, और MPT अक्टूबर में है तो 2 महीने अक्टूबर में रह गए, तो क्या मेरी MPT की तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और अगर मैंने अक्टूबर तक MPT की तैयारी करता रहा तो उसके बाद 3-4 महीने रह जाएंगे, तो उसमें तो तैयारी 12 सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ूंगा मैं। और 12 सब्जेक्ट्स में तो मेरे अभी तक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट नहीं हुए, जो ऑप्शनल 6 हो गए। तो ये सारी क्वेश्चन जो हैं आपके दिमाग में अराइज हो रहे होंगे। और अगर मैं भी कैंडिडेट हूं, जब मैं भी एस्पायरेंट था, तो अगस्त के महीने में मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चंस आते थे। तो आइए इन क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 करके एड्रेस करता हूं। तो आज मेरे साथ ये तमाम किताबें भी हैं, जो मटेरियल भी है, जो मेरे मुताबिक जो है काफ़ी बेहतरीन किताबें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। और मैं आपको एक रोड मैप देता हूं। अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए और स्टार्ट कीजिए लिखना कि हमने तैयारी करनी कैसे है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली बात तो ये है कि हम MPT की तैयारी कैसे करें। देखिए कि पहले तो देखिए कि MPT के पोर्शंस कौन से हैं। उसमें इंग्लिश भी है, इस्लामियात भी है, पाकिस्तान अफेयर्स भी है, जनरल एबिलिटी भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो ये 5 पोर्शन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो आपका पहला काम ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव तो तैयार करने ही है अपने पेपर्स के, 1200 जो होंगे उनके अंदर से। तो कंपल्सरी के जो आपके पेपर्स हैं, यानी कि आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का जो प्रेसी का पेपर है, आइए उसका ब्रेकडाउन देखिए ज़रा। इंग्लिश का प्रेसी का ब्रेकडाउन जो है उसमें 20 नंबर की वोकैब आती है, जो कि आपको सिनोनिम एंटोनिम देने होते हैं। नंबर 2 पे आता है जी आपका प्रेसी का पेपर, प्रेसी का क्वेश्चन 20 नंबर का, फिर कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन 20 नंबर का, और फिर 10 नंबर के ट्रांसलेशन। ये तो होते हैं सब्जेक्टिव। फिर जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके अंदर ग्रामर की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जो कि मैं समझता हूं कि वो ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करनी चाहिए, जिसमें आपकी करेक्शन भी है, आपके पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं, आपके ईडियम्स भी हैं, उसमें फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, उसमें एनालॉजी भी आती है, पंक्चुएशन भी आती है, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आती है, और पास्ट पेपर्स के अंदर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आए हुए हैं। तो आप यूं कीजिए कि सबसे बड़ा मसला जो है अंग्रेजी का होता है CSS के अंदर, और अंग्रेजी की बेस बनाने के लिए आपको ये बेसिक चीज़ें चाहिए। और यही बेसिक चीज़ें को जो बेस होगी वो आएगी आपकी MPT के अंदर, जो कि मेजॉरिटी पोर्शन होगा। तो हम तैयारी इसकी ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आपने सबसे पहले अंग्रेजी का सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करना है, सिंटैक्स पे काम करना है। वो कहाँ से करेंगे? वो कोई भी बेसिक ग्रामर किताब ले लीजिए, जो कि छोटे बच्चों की किताब होती है, 6-7 स्टैंडर्ड की ग्रामर की किताब ले लीजिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखिए, सिंटैक्स सीखिए। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लेंगे तो उसके बाद टेंसेस सीखिए। टेंसेस पढ़ते हुए आपको ट्रांसलेशन सीखनी पड़ेगी, उर्दू से अंग्रेजी, अंग्रेजी से उर्दू। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि उर्दू में पहचान कैसे होती है और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ये बेसिक अंग्रेजी मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ जब हम पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन के अंदर ही हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उर्दू में भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं जिनको कि अंग्रेजी में हमें ट्रांसलेट करना होता है। पहला स्टेप हो गया। जब आपने ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो अब हम आएंगे जी नरेशन के ऊपर, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। उसके रूल्स के लिए उसके सबसे आसान तरीन किताब जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लीजिए आप। अनवार मुफ्ती के बुकलेट्स मिलते हैं हमारे पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेड इजी वाले। वहाँ से इंतहाई आसान तरीके में आम फहम लैंग्वेज के अंदर वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। नरेशन भी हो गई। पंक्चुएशन के लिए ऑक्सफोर्ड ग्रामर की, कोई अपने FSC वाली OA लेवल्स की ग्रामर की कोई भी किताब ले लीजिए, वहाँ से पंक्चुएशन पढ़ लीजिए। याद रखिएगा पंक्चुएशन के रूल जो हैं वो इंटरमीडिएट के, बेसिक और जो एडवांस होते हैं वो सेम ही होते हैं। आपको नए ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने पंक्चुएशन के। आपकी पंक्चुएशन भी तैयार हो गई। अच्छा, अब इसके बाद करेक्शन। अब करेक्शन के रूल्स कहाँ से करें? तो उसके लिए इन तमाम चीज़ों के लिए हमारी ये जो किताब है, ये वर्ड्स विद ग्रामर जो है, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अगर मैं इसके कंटेंट पे जाऊं तो कंटेंट पे जाकर मुझे मिलता है जी इसके अंदर कंटेंट में, इसमें वोकैब बिल्डिंग स्ट्रेटजीज भी दी हुई हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिए हुए हैं, आपके जो एनालॉजीज भी दी हुई हैं, आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी दिए हुए हैं, पंक्चुएशन, यू नेम एनीथिंग जो आपके पेपर के अंदर आएगा। मैं सब्जेक्टिव पेपर की भी बात करूँ, MPT की बात नहीं कर रहा। तो वो तमाम चीज़ें इस किताब के अंदर आई नहीं है। तो दिस किताब वुड सफाइस, ये एनफ होगी एक किताब आपकी तैयारी के लिए। ठीक है जी, साथ में आपने छोटे छोटे से वो बुकलेट्स भी ऐड कर लिए। तो जब आपने ये तैयारी कर ली, करेक्शन भी कर ली, चीज़ें भी कर ली, तो अब आया पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स को याद करने का काम। तो वो भी इस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये एक होलिस्टिकली आपकी सारी की सारी तैयारी कर ली आपने किसकी? अंग्रेजी के पेपर की। और उसमें से कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का आपका अंग्रेजी का सब्जेक्टिव पेपर तैयार हो गया।
अगर आपने ये चीज़ें तैयार कर ली तो यकीन कीजिए यही का यही आपका एमपीटी में आएगा। यानी आपने एमपीटी की तैयारी करते हुए अंग्रेजी के पोर्शन की, इंग्लिश के पोर्शन की, यू हैव प्रिपेयर्ड 50% ऑफ योर इंग्लिश कंपोजिशन। सो हाउ गुड इज दैट। तो इस तरीके से आप परेशान ना हो और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, बजाय इसके कि एक दिन जो है परेशानी में आप जो है ना उसमें सर्व कर दीजिए या उसमें वेस्ट कर दीजिए। एक दिन में बैठ के कुछ ना कुछ कर लीजिए। अच्छा, अब आपने ये कर ली, जब करेक्शन भी कर लिए, पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स भी याद कर लिए, फ्रेजल भी याद कर लिए, अंग्रेजी का पोर्शन हो गया, तो अब आते हैं जी जनरल एबिलिटी की तरफ। अब जनरल एबिलिटी का पोर्शन भी अच्छा खासा है कि जो कि आपके एमपीटी में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन एमपीटी का जो है ना उसके अंदर से आएगा। तो जनरल एबिलिटी के लिए भी मेरे पास जो है ना ये किताब जो है, ये वाली जो है जनरल एबिलिटी की, हमने जो बुक अभी नई पब्लिश की है, इसके अंदर आपको जो है ना वो आपको फिजिकल जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चीज़ों की मिल जाएगी। तो काफ़ी आसान किया गया है और इसमें 2024 तक के सारे पेपर सॉल्व किए गए हैं। याद रखिएगा कि इसके अंदर भी वही परसेंटेजेस, आपके रेशोज़ और तमाम जो टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर दिए हुए हैं कि जो कि आपके 50% की जो आपको तैयारी करवाएगा किसकी, आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर की। तो अगर आप उसकी तैयारी कर लेंगे तो एमपीटी आपका वैसे ही 2 सब्जेक्ट्स पास भी हो गए और आपने ऑलमोस्ट मोर देन 50% आपका एमपीटी भी तैयार हो गया। तो खुशखबरी ये है कि एमपीटी का सिलेबस और आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो ओवरलैपिंग है। अब आते हैं जी हम अपने इस्लामियात की तरफ और पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ और जनरल नॉलेज की तरफ। देखिए, पाकिस्तान अफेयर्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एमपीटी के अंदर वो वही होते हैं कि जो आपके पास पेपर्स में सीएसएस के आ रहे थे। सेम इज़ द केस विद आपका जो उसका पेपर इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों के साथ यही केस है। तो आपने करना ही है कि पिछले 20 सालों के पेपर उठाइए, उनके एमसीक्यूज तैयार कीजिए, एंड दैट इज मोर देन इनफ। अब वो तैयारी कैसे करेंगे? एक ऑब्जेक्टिव के नीचे यानी कि एक ऑप्शन दिया होगा कि कायदे-ए-आज़म ने 14 नुकात जो थे कब दिए, या साइमन कमीशन कब आया, या मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो कौन से ईयर में हुए। नीचे लिखा होगा 1892 के अंदर, 1909 के अंदर, 1919 के अंदर, 1935 के अंदर। तो सही जवाब था मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आए वो 1919 के अंदर आए। तो नीचे 3 डेट्स और दी हुई थी। तो हम देखेंगे कि पहली अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर आई वो 1892 में आई। सेकंड अमेंडमेंट जो आई वो मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के नाम से जानेगी जो 1909 में आई। थर्ड थी जो हमारा करेक्ट आंसर था 1919, वो हमने टिक कर दिया। और चौथी जो अमेंडमेंट आई जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, जो हमारा इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। तो आपने एक ऑब्जेक्टिव तैयार करते हुए 4 चीज़ें तैयार कर ली। अब अगली दफ़ा जो वो किसी और का पूछ लेगा तो आपको प्रिपेयर है कि पहली अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट कब आई। तो इस तरीके से आपके पाकिस्तान अफेयर्स के जो है ना वो तैयार हो गए। इसी तरीके से गज़वा बदर कब हुआ, हिजरीज लिखी हुई होंगी। अब गज़वा बदर, गज़वा ओहद, गज़वा खंदक, गज़वा अहज़ाब, गज़वा तबूक कब कब हुए, वो सारी नीचे जो ऑप्शन दी हुई होंगी आप वो तैयार कर लीजिए। ठीक है जी। तो कौन सी सूरत के अंदर किस गज़वा का जिक्र है, तो वही 4 ऑप्शंस आपने देख लिए कि सूरह तो तौबा के अंदर किस गज़वा का जिक्र है। तो इस तरीके से करके आपने अपनी जो है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तैयार कर लेने हैं एमपीटी के लिए। तो आपका एमपीटी तैयार हो गया। जब आपका एमपीटी तैयार हो गया तो याद रखिएगा कि एमपीटी के लिए आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मेरे पास आएंगे तो हमने ये एक बबल शीट आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, हमने एक बबल शीट क्रिएट की हुई है एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर जिस पैटर्न के ऊपर एफपीएससी जो आपका एग्जाम लेता है। तो जब आप ये बबल शीट को करेंगे, बार बार करेंगे, तो जो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो मेरे पास आएंगे तो हम टेस्ट कैसे लेते हैं कि पहला जो हमारा मॉक होगा एमपीटी का तो वो उसका लेवल ईजी होगा, दूसरे वाले का हार्ड होगा, फिर हार्डर और फिर हार्डेस्ट हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह चलते हैं। और उससे पहले सेशन के साथ साथ जो है हम एमपीटी की आपको कुछ बेसिक क्लासेस भी देंगे कि एमपीटी के अंदर कुछ चीज़ें कैसे की जाती हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो भी पढ़ा दिए जाएंगे। इस तरह का आपका एमपीटी कवर हो गया तो पूरे का पूरा जो है ना आपके 2 महीने की तैयारी हो गई। तो देखिए, मज़े की बात यह है इस सारी डिस्कशन के अंदर कि आपने एमपीटी की तैयारी ना करके और अपने मेंस की तैयारी करके आपने एमपीटी को प्रिपेयर कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमपीटी जो है उसको अलहदा से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके का स्केड्यूल बनाइए कि आपके मेंस की तैयारी करते हुए आपकी एमपीटी की तैयारी हो जाए। ठीक है जी। अब आते हैं जी हमारे सेकेंड पोर्शन की तरफ जो हमारे मेंस का पोर्शन है। देखिए, उसके अंदर सबसे पहला मसला जो है वो आता है जी हमें अंग्रेजी। पहला पेपर जो है, पहला दिन जो है, पहला दिन पास करेंगे तो हम पास हैं, पहला दिन फेल करेंगे तो हम फेल हैं। तो इसलिए आज की डिस्कशन जो है वो पहले दिन पे ज़्यादा और बाकी दिनों पे कम होगी। पहला दिन क्या होगा, आप सुबह 9 बजे जाएंगे, 9 से 12 आपका पहला पेपर होगा जो कि 15 फरवरी अनाउंस कर दिया गया।
9 से 12 आपका ऐसे का पेपर होगा, 2 घंटे की ब्रेक होगी और फिर 2 से 5 जो है आपका इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर होगा। कभी कभार बहुत ही शाज़ो नाज़िर होता है कि वो चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसे ही होता है, ऐसे और प्रेसी वाला पेपर। तो यानी कि पहला पेपर जो ऐसे का है उसके अंदर अगर आपने पास किया तो आप पास हैं, फेल किया तो फेल हैं। देखिए, एग्जामिनर जो है वो आपको पास करने के लिए नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो आपको फेल करने के लिए बैठा हुआ। इस बात का क्या मकसद है? आपका रिजल्ट जो है वो आता है 2% या लेस देन 2% आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीट्स ही नहीं है और 100 लोग कंपीट कर रहे हैं, 2 सीटें हैं, तो मुझे फिल्टर तो करना पड़ेगा, मुझे कहीं फिल्टर तो लगाना पड़ेगा, मुझे कोई बॉटल नेक तो लगानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि बॉटल नेक कहाँ लगाऊं, तो मैंने देखा कि ऑप्शनल पे लगाता हूं। मैंने जब देखा कि ऑप्शनल पे लगाऊंगा तो अगर कंपल्सरी पे ऑप्शनल पे लगाया पॉलिटिकल साइंस पे तो आईआर वाली लॉट जो है वो पास होकर चली जाएगी, तो आईआर पे लगा तो पॉलिटिकल साइंस वाले पास हो जाएंगे, जेंडर स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन उस ग्रुप के अंदर तो वेरिड है। तो मैंने कहा नहीं, ऑप्शनल पे नहीं लगाता, मैं वहां पर बॉटल नेक लगाता हूं या फिल्टर लगाता हूं कि जहां पर ज्यादातर लोगों ने लिया हो, और कंपल्सरी तो सारे लेते हैं। तो मैंने देखा कंपल्सरी के अंदर, तो कंपल्सरी के अंदर सबसे ओवररेटेड सब्जेक्ट जो मुझे मिला, जिस पे आप डरते भी हैं, आपको लगता है कि बॉटल नेक लग जाएगी और आप फेल हो जाएंगे, हालांकि हरगिज ऐसा नहीं हुआ, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। आपको लगता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जो है वो जीके का एक पेपर है। जीके के 3 पेपर होते हैं जनरल नॉलेज के, जीके 1 जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जीके 2 करंट अफेयर्स और जीके 3 पाकिस्तान अफेयर्स। अब इन तीनों को मिलाकर आपने 120 नंबर लेने हैं और तीनों के 5 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस में आपने 120 नंबर लेने हैं। तो एग्जामिनर जो है या एफपीएससी जो है वो यहाँ पर बॉटल नेक या फिल्टर लगाते हुए उसको बहुत दिक्कत होगी किस किस क्वेश्चन पे कहाँ लगाए, तो नहीं हो सकता। बच गया इस्लामियात, एसए, प्रेसी, एससी एंड प्रेसी का पेपर, 3 पेपर बच गए। इस्लामियात के भी 5 क्वेश्चंस थे, तो आपने देखा कि 5 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी का एक क्वेश्चन खराब हुआ, 3-4 और बाकी ठीक हो गए। किसी ने ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए हुए थे तो वहां पर भी नहीं लग सकती। प्रेसी पे लगाने के लिए आए क्योंकि मुश्किल होती है, प्रेसी फेल हो जाती है। प्रेसी का मतलब प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर, नॉट के वो प्रेसी का 20 नंबर का सवाल। याद रखिएगा, एक बात मेरे जहन में आ गई, मैं आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी मिथ है, एक अजीब सी बात है, मैं उसके लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, बट यू नो कि एक सेन माइंड मानता ही नहीं है कि 20 नंबर का सवाल है आपका प्रेसी का जो आपको सॉल्व करना है, 80 नंबर का और पेपर। और सीएसएस के सर्कल्स के अंदर एक बात ऐसे ही मशहूर कर दी कि ना आपने कभी पेपर चेक किए कि अगर प्रेसी आपकी फेल है, वो 20 नंबर में अगर आपने 8 से कम नंबर लिए, 7 नंबर लिए, तो आपका पूरा पेपर फेल है। इससे ज़्यादा मुज़हक्का खेज, और मैं अब इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँ, बेबुनियाद और सीडलेस बात मैंने आज तक नहीं देखी। और आई डू नॉट नो वाई डू दे से दैट, बट मेरी समझ में नहीं आती। अब हाउ ऑन अर्थ दिस इज पॉसिबल कि एक 20 नंबर का सवाल आपको नहीं आया, थोड़ी सी उसमें आपकी ऊपर नीचे होगी तो आपके 80 नंबर जो है वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएंगे। वो 80 नंबर का सवाल फिर वो करते ही ना, वो सिर्फ 20 नंबर का सवाल देते थे, ऐसे की तरह के प्रेसी कर लें, उसमें पास या फेल कर देते। दिस इज़ वेरी एब्सर्ड, इस पर मत जाइएगा। अच्छा, प्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं समझता हूँ कि प्रेसी के जो हैं आपको तो ज़्यादा मैक्सिमम नंबर लेने चाहिए। मेरी स्टूडेंट है इज़ा अरशद, उन्होंने प्रेसी के अंदर 89 मार्क्स लिए। मेरे एक और स्टूडेंट है अहमद ने 91 मार्क्स लिए प्रेसी के अंदर। तो देखिए कि किस तरीके से प्रेसी जो है हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आपको डराते हैं कि आपकी प्रेसी फेल होगी तो फेल हो जाएंगे। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अच्छा जी, तो बॉटल नेक पे हमें एक क्वेश्चन आ गया, वो एक पेपर आ गया, वो है एसए का, क्योंकि उसके अंदर एक एसए है, एक पेपर है, एक क्वेश्चन है, एक एग्जामिनर है, उसमें फेल तो फेल, 40 है तो राइट साइड पे है, और अगर 39 है तो आप लेफ्ट साइड पे, यानी कि फेल है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगेन वही क्लिशे बात होगी, जो लोग मेरी बातों को सुनते रहते हैं, जिन्होंने मेरी बातें सुनी, मैं 12 कहता हूँ, मेरे पास आने से पहले, कहीं पर जाने से पहले जाकर देखिए कि ऐसे को लिखते कैसे हैं, उनकी किताबें रिकमेंडेड देखिए। आप वो रिकमेंडेड किताबें नहीं देखते। और एफपीएससी ने एक बुक भी पब्लिश, जो है ना, एक रिपोर्ट भी पब्लिश की कि ऐसे के अंदर मसले कहाँ पे होते हैं और बेहतर ऐसे लिखा कैसे जाना चाहिए। तो उसको जाकर पढ़िए, फिर मेरे पास आइए। अगर आपको उस किताब का नहीं पता तो मेरे हाथ में ये किताब है, ये है जी रीडर्स डाइजेस्ट, जो है दुनिया का सबसे पढ़ा जाने वाला रीडर डाइजेस्ट, जो बहुत बड़ा जाया करता था सोशल मीडिया के एडवेंट से पहले हमारे ज़माने के अंदर। तो वहाँ से कंपाइल करके एक किताब लिखी गई, राइट बेटर स्पीक बेटर। ये अंग्रेजी प्रेसी एंड कंपोजिशन के लिए भी है और साथ में एस्से के लिए भी है। इस किताब में जाकर देखिए कि इस किताब के राइटर ने आपको एस्से के क्वेश्चन के अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। क्या उसने कहा कि थीसिस स्टेटमेंट लिखें?
क्या उसने कहा कि एनेक्डोट लिखें, क्या उसने कहा कि हुक लगाएं, क्या उसने कहा कि ग्रैबर लिखें, क्या उसने कहा कि जो है ना कोई आप जो है ना कोई एक्सटेंट ऑफ द इशू लिखें, क्या उसने कहा कि फनल अप्रोच लें, क्या उसने कहा कि इन्वर्टेड फनल अप्रोच लें, क्या उसने कहा कि जो जनरल टू स्पेसिफिक जाए, स्पेसिफिक टू जनरल जाए? कुछ भी नहीं कहा। इस किताब के अंदर एग्जामिनर ने ये तमाम जो मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज की कि जो कि आपको बता बताकर कंफ्यूज कर दिया गया, एक भी टर्म यूज नहीं की गई। इस किताब ने क्या लिखा आप जाकर खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक भी आपके जो पिक्चर भी लगा दूंगा, आपके सामने आ रहा होगा। उसने लिखा फर्स्ट इन द ओपनिंग पैराग्राफ राइट अ डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। उसने क्या कहा कि पहली बात तो यह है कि राइट कीजिए डायरेक्ट आंसर, जो पूछा गया उसके डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। एंड फॉर एग्जांपल आगे उसने एक लिटरेरी ऐसे की एग्जांपल दी हुई है और वो कहता है कि यू शुड बिगिन बाय राइटिंग, उसी वर्ड क्वेश्चन की वर्डिंग से आंसर स्टार्ट कर दीजिए, आपका जो है आंसर ठीक हो जाएगा। और क्यों? पैराग्राफ के नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि ये आपका आंसर शिफ्ट करता है जहां पर आपको नॉलेज होगा। और सेकेंडली लिखा हुआ है कि डिवोट ऑल द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, आने वाले पैराग्राफ जो हैं उसके अंदर इनको कैसे करेंगे आप कि तमाम सब्सिक्वेंट पैराग्राफ जो हैं, जो पहले पैराग्राफ में आपने पॉइंट्स बनाए थे उनको एलैबोरेट कीजिए, एम्पलीफाई कीजिए, एग्जाम्पलीफाई कीजिए, परसुएशन इस्तेमाल कीजिए और ये तमाम चीज़ें कीजिए। ये है जी आपका आसान तरीन वर्ड्स के अंदर ऐसे, और कोई भी टर्म थीसिस स्टेटमेंट से लेकर फनल अप्रोच तक कोई चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पर नहीं इस्तेमाल की। अच्छा, इसी किताब के इंस्ट्रक्शंस के सामने रखते हुए और मेरे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाई अचीवर्स हैं उनके एसेस को भी मैंने क्या किया कि मैंने एक किताब जो है ना इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी, वो तमाम चीज़ें जो इस किताब के अंदर रूल्स लिखे हुए थे उन्हीं रूल्स को सामने रखते हुए, और उस एग्जामिनर रिपोर्ट को जो कि किसी उस बंदे ने नहीं लिखी हुई कि जिसने कभी सीएसएस के पेपर्स बनाए ना हो, ना चेक किए हो, और उसने आपको पढ़ाया हो, मुझे पढ़ाया हो थीसिस स्टेटमेंट या एनेक्डोट या XYZ पढ़ा दिया हो, कोई बातें नहीं लिखी हुई, उस एग्जामिनर रिपोर्ट की रोशनी में एग्जैक्टली उसकी रोशनी के अंदर ये किताब लिखी गई है। इसके अंदर आपको तमाम थीम्स भी मिल जाएंगे, तमाम टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, इसके ऊपर मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर डाटा भी कलेक्ट किया गया है। देखिए एस्से के अंदर जब आप काम करने लगते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि एस्से के डायमेंशंस, पहले थीम्स कौन कौन से कवर करें। मैंने मैक्सिमम थीम्स इसके अंदर कवर कर दी है, जिसमें आपके पास डेमोक्रेसी है, मीडिया है, सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन जो है, उसके बाद एजुकेशन है, जेंडर है, इकोनॉमी है, वाटर एनर्जी क्राइसिस है, एब्स्ट्रैक्ट जो एसेज आते हैं वो सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। फिर उसके ऊपर उनका बेसिक डाटा जो है, डाटा का मतलब जो है उनका जो फिगर्स नहीं है बल्कि उनकी तारीफ क्या है, वो कैसे डेमोक्रेसी है, क्या होती है, कहाँ फलती फूलती है, फेल क्यों हो जाती है, तमाम चीज़ें दी हुई हैं। फिर कोटेशंस आपको इसके अंदर कंपाइल करके दी हुई हैं। फिर उसके बाद सैम्पल एसेज भी लिखे हुए हैं जो कि बेहतर एसेज हैं, वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2+2=4 नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए है कि एक बेहतर ऐसे कैसे हो सकता है, आप शायद उससे बेहतर लिख लेंगे, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस किताब के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें दे दी गई हैं कि जो आपको CSS के इसेंशियल्स के लिए ज़रूरी हैं। अब आप मुझसे ये सवाल करेंगे और नीचे कमेंट करेंगे कि फ़लाँ किताब के अंदर तो ये वाली बात दी हुई, एनेक्डोट के बारे में बात लिखी हुई है, कैसे कैसे स्टार्ट करें, थीसिस स्टेटमेंट फ़लाँ ग्रामर की किताब के अंदर लिखा हुआ है। देखिए ये जितने भी टर्म्स आपको यूज़ करते हैं CSS के सर्कल्स के अंदर डिफरेंट लोग, वो तमाम बातें जो हैं मुख्तलिफ ग्रामर की किताबों में लिखी हुई हैं, मैं उसे डिनाई नहीं करता। लेकिन FPSC के एग्जामिनर जो है उसने आज तक ये टर्म्स यूज नहीं की, उसने कहा कि अपनी बातों को सिंपल रखिए। तो जिस दिन FPSC के एग्जामिनर ने जी तो जिस दिन FPSC के एग्जामिनर ने वो बातें लिख दी, मुझे कहा कि फनल अप्रोच लगा दें, मुझे कहा कि हुक लगा दें, मुझे कहा ग्रैबर लगा दें, मुझे कहा कि आप जो है इन्वर्टेड फनल लगा दें, मुझे कहा कि जनरल टू स्पेसिफिक आ जाए, मैं भी वैसे करना शुरू कर दूंगा। अभी के लिए जो इंस्ट्रक्शन मुझे FPSC ने इंस्ट्रक्टर्स उनके एग्जामिनर्स ने दी वो, और जो उनकी रिकमेंडेड किताब ने दी वो मैंने इस किताब में लिख दी। और मेरा पढ़ाने का तरीकाकार भी यही है कि मैं ब्रिज हूं FPSC की इंस्ट्रक्शंस और उनकी रिकमेंडेड किताबें और आपके दरमियान में, और मेरा काम जो है आपको पढ़ाना है वही रूल्स जो उनके मुताबिक होते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जी हमारे सेकंड पेपर की तरफ, जो है प्रेसी का पेपर। फिर दोबारा उस किताब की तरफ आते हैं। देखिए आपने 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो तैयार कर लिए। अब मेरा सवाल ये है कि हमारे पास प्रेसी तो है 20 नंबर की, जिससे सबसे ज़्यादा डराया जाता है, तो उसके लिए क्या करें? तो आप क्या करते हैं कि सॉल्व प्रेसिस ले लेते हैं। इस किताब के अंदर मैंने प्रेसिस को सॉल्व नहीं किया, बल्कि आपकी आसानी के लिए आप जो है ना क्या किया कि मैंने हिंट्स लिख दिए कि इस प्रेसी के पैराग्राफ का मेजर क्रक्स ये है। अगर आप अपनी प्रेसी लिखें, जो आपकी अपनी प्रेसी होगी, मेरी लिखी भी नहीं होगी। देखिए
मैं एक कैंडिडेट हूँ, फ़र्ज़ कीजिए जब मैंने एक लिखी तो मेरी जो लिखी हुई प्रेसी है उससे आप बहुत बेहतरीन लिख सकते हैं। होता ही है कि कैंडिडेट समझता है कि मैंने क्वालिफाई कर लिया था तैमूर बुखारी ने, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मेरी जो प्रेसी होगी वो अक्ल कुल होगी, वो इख्तितामिया होगा, वो पीरियड होगा, इससे बेहतर प्रेसी हो ही नहीं सकती। गलत, मेरी प्रेसी के अंदर भी गलतियां हो सकती हैं, तो इसीलिए आप मुझसे बेहतर लिख सकते हैं। तो आप हिंट ले सकते हैं, उसको प्रेसी का मेजर आइडिया कहाँ पे है, वहाँ पर जाकर देखिए कि किस तरीके से प्रेसी जो है वो लिखी जाती है। उसके रूल्स दे दिए। 71 से लेकर 2024 तक तमाम प्रेसीज जो हैं इस किताब के अंदर दी हुई हैं, जाइए होलिस्टिकली आपको मिलेंगे। सेम गोज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, उनके जवाब आप जाके लिखिए। एंड देन सेम गोज फॉर ट्रांसलेशन, पहले तो आप 2016 से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई और 2024 तक वो ट्रांसलेशन कर लीजिए, और उसके बाद जो है कोई बीए की किताब, कोई मैट्रिक की किताब ले लीजिए और अपने जो है ना सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और आपका तैयार हो गया प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। और इसका कीजिए क्या कि मैं तो हूं नहीं चेक करने के लिए, टीचर्स तो है नहीं चेक करने के लिए। अगर मेरे पास अब नहीं आ रहे, मेरे पास आएंगे तो उस पर हम बाद में बात करते हैं। अब देखिए कि अगर आप घर में बैठे हुए आपने प्रेसी लिख ली, तो आपने हिंट चेक कर लिया, आइडिया ठीक था। अब अपने वहीं पर अपने इलाके के अंदर जो भी आपके अंग्रेजी के टीचरों से ग्रामर चेक करा लीजिए कि मेरी ग्रामर ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, कोई बेसिक ग्रामर के इशू तो नहीं है, पैरेललिज्म की मिस्टेक तो नहीं है, कोई हमारे पास कोई ऑल्दो के बाद येट बट तो नहीं लगाया हुआ। तो तब जाकर आपको जो है ना आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी इन दोनों पेपर्स की। ठीक है जी। अब आते हैं जी हम जनरल एबिलिटी की तरफ। देखिए जनरल एबिलिटी का जो पेपर है उसके अंदर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी। अक्सर लोगों ने जिन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ उनको इतना मुश्किल नहीं होगा। ये बेसिकली मैथ्स नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स, इट इज़ जनरल एबिलिटी। बट आपको लगता, क्योंकि डिजिट्स होते हैं तो आपको ये मैथ्स लगता है। अच्छा, इस मैथ्स के अंदर जो है आपको कहीं से पढ़ना पड़ेगा, कहीं से पढ़ लीजिए। मेरे पास आएंगे तो वी हैव द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स फॉर टीचिंग दिस, और इस किताब के अंदर भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए, पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए और पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए। और जनरल साइंस के लिए मैट्रिक की किताबों से, OA लेवल्स की किताबों से बेहतरीन किताबें कोई भी नहीं है। कोई भी जनरल साइंस के लिए, मैं दोहराता हूं, मैट्रिक की किताबों में से या O लेवल्स की किताबों से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और ज्योग्राफी की किताबों से कोई भी किताब बेहतरीन नहीं है। बाकी सारी विकिपीडिया की कंपाइलेशन है, बाकी सारी विकिपीडिया की कंपाइलेशन है, और बाकी सारी विकिपीडिया की कंपाइलेशन है। तो अगर विकिपीडिया की कंपाइलेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लीजिए। अगर आप ऑक्सफोर्ड की जो है ये कैम्ब्रिज की पढ़ना चाहते हैं कि जो आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने लिखी हुई है, जो सही किताबें हैं, सही नॉलेज है, उतना ही नॉलेज चाहिए जनरल एबिलिटी के लिए। बेसिक नॉलेज, बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज चाहिए तो जनरल साइंस के लिए भी, तो वहाँ से याद कर लीजिए और लिखिए और पास पेपर सॉल्व करके देखिए कि पास पेपर सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अब आती हैं जी $1 मिलियन जो है ना आपके पेपर के ऊपर, दैट इज़ करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स जो है उसके ऊपर पहले तो टेक अ डीप ब्रेथ। जैसे मैंने अभी अपनी स्पीच को थोड़ा स्लो डाउन किया, तो यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ लीजिए और सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। और सिलेबस के अंदर मेरे पास आ गया जी कोई भी टॉपिक आ गया मेरे पास करंट अफेयर्स का। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास आ गया जी ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स के लिए मैंने देखना क्या है कि सबसे पहले मैंने जाना है, जब ह्यूमन राइट्स की बात आएगी तो मुझे पहले करना है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को पढ़ना है कि वो था क्या। और उसके साथ में जो अगर खुतबा हिज्जतुल विदा पढ़ लूँगा तो उसको मैं मिक्स कर दूंगा, तो ह्यूमन राइट्स का मुझे कॉन्सेप्ट वाजे हो जाएगा कि हुआ क्या। जब आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे बाय यूनाइटेड नेशंस, तो आपको आइडिया होगा कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है उसकी क्या लवाजमात हैं, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है ह्यूमन राइट्स को। और अगर कोई कंट्री जो है ना अपने इंटरनल मामलात के अंदर भी ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, तो उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है ना उनको खराबी कर सकती हैं, या उनके ऊपर क्या क्या उसके सैंक्शन लग सकती हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो जब ये बेसिक्स तैयार करेंगे तो अब ये बेस तैयार हो गई। अब हम आएंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर। मैं जाऊंगा, मैं गूगल के ऊपर जाकर टाइप करूंगा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ठीक है, इन द रीसेंट हिस्ट्री। मुझे वहां पर क्या करेंगे जी, आर्टिकल आ जाएंगे, RT रशियन टुडे से भी आ जाएंगे, CNN से भी आ जाएंगे, BBC भी आ जाएंगे, इकोनॉमिस्ट के आ जाएगा, जो है डॉन से भी आ जाएगा। तो अब ये जो है यहाँ से अपने आर्टिकल्स निकालने हैं। मैं रिसर्च पेपर्स की बात नहीं कर रहा। रिसर्च पेपर आपने नहीं पढ़ना, बल्कि UN जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है, UDHR जो है वो पढ़ लिया। अब आप कर रहे हैं आर्टिकल्स। किसी भी टॉपिक के लिए मिनिमम 5 आर्टिकल्स, मैक्सिमम 10, जितनी भी डायमेंशंस कवर हो जाएं वहाँ से एक्सट्रैक्ट कीजिए मटेरियल, लाइनें कॉपी कीजिए, पॉइंट्स निकालिए। समझ तो आपने लिया, उनको देखिए क्या क्या डायमेंशंस कवर हो रहे हैं, फिर उनको देखकर लिखना शुरू कीजिए, उनको कॉपी करना शुरू कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता कॉपी करते करते आपका एक ह्यूमन राइट का जो टॉपिक तैयार हो गया। इसी तरीके से तमाम टॉपिक्स के ऊपर
5 से 10 जो है आपने आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं बेहतरीन किस्म के, और उससे मैक्सिमम नहीं जाना, और आपका करंट अफेयर सारे का सारा तैयार हो जाएगा। इसको ऐसे तैयार कीजिए जैसे बचपन के अंदर कोई भी सब्जेक्ट जो था वो आप तैयार करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी, अगर आप आर्ट्स के थे तो इस्लामियात हो गया, उर्दू हो गया, जैसे तैयार करते थे टॉपिक वाइज तैयार कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों की असिस्टेंस के लिए मैंने एक चीज़ करने लगा हूं कि हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर और फेसबुक के पेज के ऊपर मैं कुछ अच्छे आर्टिकल जो मेरे मुताबिक या हमारी टीम के मुताबिक जो है वो बेहतर आर्टिकल है, आप उनसे बेहतर आर्टिकल तलाश कर सकते हैं। हम उनको जो है जो फ्रीक्वेंटली बेसिस के ऊपर टॉपिक वाइज जो है आपको वहाँ पर लिंक्स भी लगाते रहेंगे, आपको वहाँ पर वो देते रहेंगे। तो आप अगर हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें और हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो करेंगे तो अगले 2-3 महीने के अंदर आपको ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक्स के ऊपर आपको आर्टिकल वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब आपको आर्टिकल भी ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्टिकल पढ़ने से पहले आपने करना यह है कि जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, फ़र्ज़ कीजिए लिखा हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो आपने पॉलिटिकल इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि होता क्या है। व्हाट इज देन इंटर पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है कि इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पॉलिटिक्स आर इंट्वाइंड, और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है समझ लीजिए, फिर आकर उन आर्टिकल्स पे आइए हमारे पेज के ऊपर जहां से आपको फिर फायदा होगा, अदरवाइज आपको फायदा ही नहीं होगा। अब आते हैं जी पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है जो प्री पार्टीशन है, और एक है पोस्ट पार्टीशन। 2016 के बाद प्री पार्टीशन का जो है थोड़ा कम आना शुरू हो गया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन फिर भी आ जाते हैं और पोस्ट पार्टीशन से आते हैं। इवन देन मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप प्री पार्टीशन लाजमी तैयार करें, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन भी वहां से आपने कर लिया तो उसके अमूमी तौर पर नंबर ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्ट पार्टीशन जो आपने तैयार करने होते हैं। पोस्ट पार्टीशन का तो वही स्ट्रेटेजी होगी आपकी जो करंट अफेयर्स वाली थी, आपने आर्टिकल डाउनलोड किए, चीज़ें की, पोस्ट पार्टीशन की जो थी आपकी जो करंट इश्यूज़ है उसके ऊपर आर्टिकल डाउनलोड किए, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया नॉलेज, आपने लिख दिया। प्री पार्टीशन के लिए कोई एक किताब ले लीजिए यार, कोई एक किताब ले लीजिए। वो किताबें कौन सी होंगी? वो ओ लेवल्स की नाइजल कैली की किताब ले लीजिए, वो FAFSC वाली जो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ले लीजिए, वो इकराम रबानी की ले लीजिए, वो ट्रैक टू पाकिस्तान ले लीजिए, वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ले लीजिए एमर काज़मी की, वो आप जो है पाकिस्तान फॉर्मेटिव फेज ले लीजिए। कोई एक किताब ले लीजिए और वहाँ से पढ़ लीजिए उसको, दैट वुड सफाइस। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाए तो फिर एक्सटेंसिव स्टडी कीजिए। हम करते क्या हैं, 10 किताबें लेके आते हैं, थोड़ा सा उधर से पढ़ा, थोड़ा सा उधर से पढ़ा, एक किताब भी कंप्लीट नहीं की, टॉपिक किया और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा कोई भी चीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से किताबों से एक बात याद आई कि फाउंडेशन बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा कि आपको कहा जाएगा या कहते हैं कि जब किसी पे जाएंगे जी पढ़ लें जी पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ लें, अच्छा वाई नेशंस फेल्स पढ़ लें, और उसके बाद इस तरह की कुछ किताबें। वाई नेशन फेल तो तब पढ़िए जब आपको नेशन का मीनिंग आता हो, जब आपको ये पता हो कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कब आया, 1648 के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या थी, उसको समझने के लिए आपको कितना कॉन्सेप्ट चाहिए। जब वो कॉन्सेप्ट समझेंगे नेशन स्टेट का और नेशन का, और किस तरह अल्लामा इकबाल ने डिफाई किया नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को, तब जाकर पढ़िए कि वाई नेशंस फेल, किस नेशन की बात कर रहा है वो, नेशन एज ए ग्रुप या नेशन स्टेट की बात कर रहा है। तो वाई नेशंस फेल पढ़ी जा रहे हैं, पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़े जा रहे हैं, ऑब्सलीट किताब हो गई वो जो है, और टाइम ज़ाया किए जा रहे हैं। देखिए ये किताबें जो हैं, ये जो मैं लगा रहा हूं, ये स्टार्टर्स या बिगिनर्स के लिए बिग नो हैं। इनके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये क्रॉस उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं। जो भी बिगिनर्स हैं वो ये किताबें नहीं पढ़ेंगे। बिगिनर्स क्या करेंगे कि पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स मैंने आपको बता दी, बेसिक्स क्या है, सिलेबस के अंदर वो जाकर डेफिनेशंस पढ़िए, वो आपकी बेसिक्स है। तब जाकर आपको जेंडर का नहीं पता, व्हाट इज जेंडर, जेंडर सेक्स में डिफरेंस क्या है, आपको एजुकेशन का नहीं पता कि व्हाट इज एजुकेशन, आपको जो बेसिक जो है आपको ये नहीं पता कि मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया में डिफरेंस क्या है, और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में डिफरेंस क्या है, और आप किताबें पढ़ी जा रहे हैं उनके ऊपर, तो इट वुड नॉट फैक्ट यू एनीथिंग गुड, बट इट वुड वेस्ट योर टाइम और आपको फ्रस्ट्रेट करेगा जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब आते हैं जी इस्लामियात की तरफ। तो इस्लामियात का सबसे बड़ा मसला ये था कि इस्लामियात की जितनी भी किताबें अवेलेबल थी उनमें बहुत ज़्यादा गलतियां थी, और कुछ ऐसे इवेंट्स सीरत तैयबा से लिखे हुए थे कि जो किसी और इवेंट के ऊपर हुए और वो वाक़या किसी और इवेंट के ऊपर लिख दिया। यानी कि ताइफ में कुछ हुआ तो गज़वा उहद में लिख दिया गया, सूरह का नाम जो है, नाम और नंबर लिख दिया, गलत लिख दिया गया कि सूरह कौन सी थी, उसके नीचे आयत किसी सूरह से थी, नीचे गलत लिख दिया गया।
हमें पता है कि इस्लामियात के अंदर ऐसी गलती जो होती है वो फटल होती है, और हमारा जो एग्जामिनर है वो बड़ा माइंड करता है इस बात को कि इस कैंडिडेट को कुछ नहीं पता। अब कैंडिडेट कहेगा मैंने तो XYZ किताब से पढ़ा, वहां पर तो यही लिखा हुआ था। अच्छा, जो आपका एग्जामिनर है वो आपकी ये बात सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ कि उसने ये नहीं सुनना कि आपने क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा, गलत पढ़ लिया, आपने अपने मुताबिक तो ठीक लिखा हुआ था लेकिन वो गलत लिख दिया गया। अब इस किताब के अंदर जो है इस तरह की कोई गलतियां नहीं है, टू द पॉइंट किताब है, हेडिंग्स भी बनी हुई है, चीज़ें भी हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर कंप्लीट होलिस्टिक सिलेबस दिया गया और आयात भी दी गई, कुछ रेफरेंसेस भी दिए गए, और कंटेम्प्रेरी थियोलॉजीज जो हैं, जिस तरह कैरन आर्मस्ट्रांग है, लेस्ले है, उनके भी जो है रेफरेंसेस दे दिए गए ताकि आपका जो आंसर है वो स्टैंड आउट करे बाकी लोगों के साथ। तो इस तरीके से हम अपनी इस्लामियत की तैयारी जो है इस किताब के अंदर से कर सकते हैं, और इट वुड सफाइस। और ये इतनी बड़ी किताब भी नहीं है, तो छोटी भी नहीं है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि आपको ये हॉन्ट करे। अब $1 मिलियन क्वेश्चन इस्लामियात के पेपर पे ये होता है कि इसको उर्दू में करें या अंग्रेज़ी में। तो इसका जवाब सादा सा ये है, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो रख लीजिए। उर्दू अच्छी है, उर्दू रख लीजिए, अंग्रेज़ी अच्छी है तो अंग्रेज़ी रख लीजिए। तो ये हो गया जी कंप्लीट हमारा जो कंपल्सरी का जो था, हमारा जो रोड मैप था। तो इस तरीके से आप अपनी कंपल्सरी की तैयारी करेंगे। अब आते हैं जी हम ऑप्शनल्स की तरफ। ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के लिए मेरा एक YouTube पे लेक्चर पड़ा हुआ है हमारा रीड राइट के चैनल के ऊपर, पहले तो वो जाकर देखिए और उसके मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेने हैं जी अपने ऑप्शनल्स, ठीक है जी। और अगर आपने जब ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिए तो उसके बाद ऑप्शनल्स की भी तैयारी ऐसे करेंगे, आपने सिलेबस डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके मुताबिक तैयारी करनी है। आइए ज़रा, ऑप्शनल की एक मिथ भी है, मिथ ये है या रियलिटी है, सब्जेक्ट हिट या सब्जेक्ट फ्लॉप। मैं भी कहता हूँ कि सब्जेक्ट में लेस स्कोर आता है या हाई स्कोर आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस मिथ को डिफाई कर दिया बाय डेंट ऑफ देयर प्रिपरेशन। एक एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल जो है वो है डॉक्टर आसफा सलीम की। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा 2023 के अंदर 85% जो लोग थे, एस्पायरेंट्स जो थे, वो US हिस्ट्री में फेल हो गए, और बाकी लोग जो हैं उनके 40s 50s 40s 30s में मार्क्स आ रहे हैं, 30s 40s 30s 40s में मार्क्स आ रहे हैं। बट शी डिफाइड ऑल द नॉर्म्स और उन्होंने 64 मार्क्स लिए। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये मार्क्स कैसे लिए। हुआ ये कि पिछले 3-4 सालों से जो US हिस्ट्री का पेपर था वो आउट ऑफ पैटर्न आ रहा था, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा था। होता ही है कि जो सिलेबस पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री 1482 जो है, यानी कि सेटलमेंट से पहले वहाँ पर जो ओरिजिनल यानी कि जो यहाँ से सेटलर्स जो गए यहाँ से यूरोप से, उनके सेटलमेंट से पहले जो वहाँ पर जो नेटिव्स रहा करते थे, वो कौन कौन से नेटिव थे, किस उनके कबाइल थे, कौन कौन से थे, उसके ऊपर क्वेश्चन आया करते थे। तो वो जो क्वेश्चन से डॉक्टर आसफा ने होलिस्टिकली तैयार किए हुए थे, और एग्जामिनर ने क्या किया कि उसके अंदर से जो है वो क्वेश्चन देना शुरू कर दिए और बार बार देना शुरू कर दिए। अब कैंडिडेट ने कहना शुरू कर दिया कि ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बल्कि आउट ऑफ पैटर्न पेपर था जो पिछले 2-3 साल से आया। एंड शी इंटेलिजेंटली अंडर माई सुपरविजन शी प्रिपेयर्ड ऑल दोज टॉपिक्स, और जब वो टॉपिक्स है उनको आते थे, बाकी किसी को नहीं आते थे, एंड शी स्कोर्ड 64 मार्क्स। आप उनके DMC देखिए। So this is how we defy this marking scheme as well. तो अगर आप उस लेवल की तैयारी कर सकते हैं, अगर आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं बल्कि आउट ऑफ पैटर्न क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं, यानी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करते, तो गेट रेडी कि फिर आप कोई भी ऑप्शनल रख सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर लीजिए, इतनी अच्छी कर लीजिए कि डिफाई कर दीजिए उनको, जो है ना, अपने जो आपके मार्किंग ट्रेंड है, ये स्कोरिंग ट्रेंड है। अच्छा, और हमें जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक जो ऑप्ट किया जाता है वो पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 के लिए हमें 2-3 किताबें लेनी पड़ती हैं। एक तो उसका एक पोर्शन ये है कि जिसके अंदर आपके अंदर मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है, फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, और फिर हमारे पास जो है ना उनके कॉन्सेप्ट भी हैं, लाइक सॉवरेंटी है, स्टेट है, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो इतनी डिफरेंट किताबों में मिला करते थे। मजलुल हक की किताब है, जो हरमन की है। तो हमने वो क्या किया कि इस किताब के अंदर जो है, पॉलिटिकल साइंस की किताब के अंदर तमाम चीज़ों को, यानी पेपर 1 को, जिसमें मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट भी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी है और पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, एक ही बुक के अंदर कंपाइल कर दिया। तो आपको 3-4 किताबें लेने की बजाय एक ही किताब जो है वो एनफ हो जाएगी, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते। जी, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि मेरे पास आएंगे तो आपकी तैयारी कैसे होगी। पहले सवाल का जवाब जो शुरू में मैंने वीडियो में कहा था कि क्या टाइम एनफ है? यस, टाइम इज मोर देन एनफ। जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसी अगस्त सेशन के अंदर जो होंगे, बहुत सारे लोग जो होंगे वो क्वालिफाई करेंगे CSS 2024 के अंदर, जो कि 0 पे होंगे, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा। उसकी एग्जांपल ये है कि आप देख लीजिए कि डॉक्टर ओकाशा ने
अगस्त में ही एडमिशन लिया था लास्ट ये 2022 के अंदर, और 2023 के अंदर उन्होंने 1 फरवरी को पेपर हुए तो और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। यानी आपके पास तो 15 दिन और मिल गए आपको, यानी कि यकम से लेकर 15 दिन, अब इस दफा 15 फरवरी को पेपर हो रहे हैं, आपको ज्यादा मिल गए। अब आप कहेंगे कि ओकाशा तो डॉक्टर थी, दैट टू फ्रॉम के, तो वो तो कर सकती थी। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मेरी स्टूडेंट है सना इजाज जो है वो अक्टूबर में आई थी और उन्होंने क्रैश कोर्स लिया, और उसके बावजूद जो है 4 महीनों के अंदर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। इसका मतलब है कि टाइम जो है वो एनफ है, मोर देन एनफ है। मेरे पास आएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, मुझे जो सबसे बड़ा मसला आता है वो पढ़ाने का नहीं है, लेक्चर्स देने का नहीं है, वह किसी चीज़ का नहीं है, वैल्यूएशंस का, चीज़ों का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मसला जो आता है वो आपको इस बात पे यकीन दिलाने का आता है कि आप कर सकते हैं और इस टाइम स्पैन में कर सकते हैं और आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, और आपको जो है जानना है अपने आप को, आपको यकीन दिलाना कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। ये सबसे बड़ा मुश्किल तरीन काम है। देखिए, मेरे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं वो तमाम जो क्वालिफायर्स हैं वो इस बात की गवाह हैं। जब मेरे पास आते हैं मैं उनको डांटता भी हूँ, डंडा लेके खड़ा हो जाता हूँ, उनको रुलाता भी हूँ, और फिर चुप भी खुद ही कराता हूँ, और फिर दोबारा काम भी करवाता हूँ, उनको गिरने नहीं देता, उनको बैठने नहीं देता। अच्छा, उसके अंदर मुझे आपसे इनपुट ये चाहिए होता है कि आपके अंदर मैं उस वक्त तक तब्दीली नहीं ला सकता कि जब तक आप तब्दील होना ना चाहें। तो जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको तमाम चीज़ें, पहली बात तो यह है, ज़ीरो से पढ़ाऊंगा। आपने ये नहीं करना कि इतना कम टाइम रह गया, एक दफ़ा कह दिया, 2 दफ़ा कह दिया, आज मेरी वीडियो में सुन लिया कि टाइम इज़ एनफ, तो टाइम इज़ एनफ, तो टाइम इज़ एनफ। अब हम स्क्वीज टाइम है तो हम ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये पूछने के लिए टाइम एनफ है या नहीं है। मेरे पास आएंगे, ऐसे डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको, एफपीएससी के पैटर्न के मुताबिक तमाम थीम्स जो है वो पढ़ाऊंगा। फिर करंट अफेयर्स के जो ऐसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं जो अंग्रेजी की तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई, जिसके अंदर आपकी ट्रांसलेशन है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पंक्चुएशन है, नरेशन है, एनालॉजी है, वो तमाम चीज़ें, और करेक्शन जो है वो तमाम चीज़ें पढ़ाऊंगा। एक एक करके एक एक चीज़ पढ़ेंगे, प्रेसी कराऊंगा, कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, ट्रांसलेशन कराऊंगा, और वोकैब आपको बताऊंगा कि आपने तैयार कैसे करनी है। तो इस तरीके से हम अपनी जो तैयार करेंगे अपनी प्रेसी एंड कंपोजिशन को। तो मेरे पास जब आएंगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें कहाँ से होंगी, कैसे होंगी। जब मेरे पास आ गए तो हम उसकी तैयारी करने लग गए। फिर मैं आपको जो है, देखिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, लेक्चर देना, उसके बाद आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देना, मटेरियल से आपने मेमोराइज करना, ये होमवर्क करना होगा, होमवर्क के बाद आपको टेस्ट होगा, टेस्ट को इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करके फीडबैक देना, आपकी गलती आइडेंटिफाई करना, और आपका काम है कि उसको रिपीट करना। ठीक है, साइकिल में चलते रहेंगे और आप देखते जाएंगे कि जो जो इस साइकिल में आता जाएगा, इस लूप में आता जाएगा, उसके चांसेस जो है क्वालिफिकेशन के बढ़ते जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप इस साल क्वालिफाई कर जाएंगे, अल्लाह ताला आपको टॉप पोजीशन दिलाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने तैयारी की मेरे साथ तो एक चीज़ फॉर श्योर है, अगर आपने छुट्टियां ना की, रेगुलर रहे, तो यू विल बी सेटिस्फाइड एट योर हार्ट, और मैं भी, हम दोनों सेटिस्फाई होंगे कि हमने एक बहुत अच्छी अटेम्प्ट दी, एंड वी विल लीव द रेस्ट टू गॉड। और गॉड जो है, डेस्टिनी जो है वो डू द रेस्ट करेगी, वो बाकी चीज़ों को करेगी। सक्सेस देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की, हम दुआ करेंगे, लेकिन मेहनत करने में ना मैंने कसर छुड़वानी है ना आपने छोड़नी है, और इस तरीके से हम मेहनत करेंगे। इस्लामियत की बात करेंगे तो इस्लामियत के अंदर भी यही होगा, तमाम मेरी प्रिपरेशन जो है वो ऐसे ही होती है। मेरे पास अगर आपने आना है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, डिसिप्लिन होके आना है। होता ही है 10-15 दिन जब आपने सारी ज़िंदगी पढ़ा नहीं, चीज़ें नहीं की, जब ज़्यादा ज़िंदगी नहीं पढ़ा, यहाँ पर जब पढ़ने लगते हैं तो आपको सफोकेशन होती है, आप स्ट्रैंगुलेटेड फील करते हैं, आपको लगता है कि मेरा सांस बंद हो रहा है। वो जस्ट एक इल्यूजन होता है। अगर आप एक महीना गुजार लें तो फिर चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, और आप थोड़ा डीप ब्रेथ लेते हैं और आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। ये तो थी डिस्कशन उन लोगों के लिए जिन लोगों की तैयारी ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने 2024 की अटैम्प्ट दी हुई है, और जिन लोगों ने अटैम्प्ट की प्रिपरेशन जो है ना वो कर ली हुई है, अभी ऑलरेडी उन्होंने शुरू की हुई थी। जो लोग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर है, अपने ग्रुप को चेंज करना चाहते हैं और जो है ना दोबारा अटैम्प्ट देना चाहते हैं, और वो लोग जिनकी सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है, तो उनको चाहिए कि वो हमारे टेस्ट सेशंस में आ जाएं। टेस्ट सेशन के अंदर ये है कि उसका एक हमारा फ्लैगशिप सेशन जो है वो जीवन सेशन है। जीवन सेशन के अंदर क्या होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में पेपर होते हैं, एफपीएससी के पैटर्न की तरह। वो इतना रिगोरस होता है, इतना रिगोरस होता है कि आप एक महीने के अंदर ही आपके तमाम फंबल्स दूर हो जाते हैं, और आप देखते हैं कि पिछले जितने भी हमारे ये क्वालिफायर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ये जीवन का सीरीज़ का हिस्सा थे, और इनके अगर नंबर्स देखिए कि वो किस तरह उन्होंने टॉप पोजीशंस में आए। तो जीवन सेशन के अंदर हम इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करते हैं, इतनी दफ़ा पेपर्स दे देते हैं कि जब हम पेपर में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम रीड राइट में बैठे हुए वही पेपर दे रहे हैं। और फिर मुझे आगे स्टूडेंट्स कहते हैं, सर आपने तो ऐसे ही उसको बनाया हुआ था, इतने मुश्किल पेपर थे, पेपर तो एक्चुअल में आसान थे।
और फिर वो जीवन वाले सेशन वाले जो होते हैं, ये मेरे पास जो बाकी भी तैयारी करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं उनसे ये नहीं पूछता कि तुम्हारे कितने ऑब्जेक्टिव ठीक हुए 20 में से, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि तुम्हारे कितने ऑब्जेक्टिव ठीक गलत हुए। तो वो कहते हैं कि शायद कोई एक आध गलत हो गया होगा, 2-3 गलत हो गए। तो इस लेवल की प्रिपरेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर कराऊंगा। तो मेरे पास आएंगे तो मेरे पास ये तरीकाकार है। याद रखिएगा, मेरे पास तैयारी करने का तरीकाकार जो है वो तमाम लोगों से 180 डिग्री पे डिफरेंट है। मैं पहले अखबार पढ़ने का नहीं कहता, मैं पहले किताबें जो सो कॉल्ड किताबें आपको बेसिक किताबें बताई जाती हैं मैं उनको पढ़ने का नहीं कहता। मैं कहता हूं कि पहले बेसिक्स पढ़िए, फिर बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल पे जाइए और फिर एडवांस लेवल पे जाकर आपने ये किताबें पढ़नी है, ये चीज़ें करनी है। यू आर गोइंग टू आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक के लिए पहले आपको केक तैयार करना है, तो पहले आप आइसिंग तैयार करने लग जाएंगे और केक को बाद में तैयार करेंगे। तो मेरा तरीकाकार ये नहीं है, मेरा तरीकाकार 180 डिग्री पे डिफरेंट है। एंड विद दिस आई रैप अप दिस सेशन एंड आई विश यू गुड लक और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।